सभी को सुप्रभात। और देखिए, एक चीज हम चर्चा कर रहे थे 152 में। तो 152 की जो स्टार्टिंग लाइन है, जरा उसको मैंने जो बताया था उसको जरा ध्यान दीजिए। 152 में क्या बताया? नहीं, 152, द बेली इन द एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, ये शब्द बताया था। इसका जो भी विश्लेषण मैंने बताया था वो पूर्णतया ठीक नहीं है, ये भी जान लीजिए। इसका क्या मतलब बताया था कि अगर कुछ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिससे अपने जिम्मेदारियों से बेली अपने आप को एक्सक्लूड कर ले। इसका देखिए जो साधारण सेंस है, कॉमन सेंस जिसको कहें, जो एक सामान्य बुद्धि का व्यक्ति लगाएगा, तो इसका मतलब तो यही आता है कि इन एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट बेली इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉस। मतलब तो यही निकल रहा है कि अगर किसी विरोधाभासी संविदा का अभाव है तो बेली जो उपनिहिति है वो जिम्मेदार नहीं माना जाएगा जब उसने 151 की शर्तों को पूरा किया है। मतलब एक सामान्य प्रज्ञा, जनरल प्रूडेंस का जो आदमी है, उसके हिसाब से जैसे वो अपनी चीजों का देख रेख करता, वैसे अगर उसने 151 के तहत किया है तो वो जिम्मेदार नहीं होगा। ठीक है। और ऐसा ही निर्णय, इसी आशय का निर्णय आप जानिए कि पंजाब, हरियाणा और बॉम्बे, ठीक, इन सब हाई कोर्ट्स ने इसी आशय का निर्णय दिया है कि अगर कोई विपरीत, विरोधाभासी, मतलब कि हम अपने आप को एक्सक्लूड कर रहे हैं, जब तक ये न लिखा हो तब तक एक आदमी जिम्मेदार माना जाएगा अपने, मतलब जो उपनिहिति है वो जिम्मेदार माना जाएगा उस चीज की उचित देखरेख करने के लिए, जो बेल्ड गुड्स है। लेकिन ये विवादित विषय हो गया। कैसे हो गया कि आगे जाके कुछ लोगों का सोचना यह हो गया कि 151 में जो बात कही गई है वो तो रहेगी ही कि एक सामान्य प्रज्ञा का व्यक्ति जिस तरह से देख रेख करता है वो करे। 151 तो ऑलरेडी, मतलब इसके हिसाब से काम होगा ही। और इसका क्या मतलब है कि 151 में भी कुछ स्पेशल जोड़ दीजिए, कुछ उसको, मतलब इसको नेगेटिव सेंस में न लेके पॉजिटिव सेंस में लिया गया कि 151 तो रहेगा ही रहेगा। और इसका जो ये कहा गया है कि इन एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, इसका ये मतलब हो गया कि अगर कुछ और जिम्मेदारी लेना चाहे तो ले ले। समझ रहे हैं आप? अगर और कोई जिम्मेदारी लेना चाहे तो वो ले ले, अगर नहीं ले रहा है तो उसकी जिम्मेदारी तो बनेगी ही। अगर उसने कुछ और जिम्मेदारी ले ली तो उसको फॉलो करना पड़ेगा। इसके पीछे रीजनिंग ये क्या दे रहे हैं? रीजनिंग ये दे रहे हैं कि कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि हम इसके लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। देखिए, बड़ा कंट्राडिक्टरी मामला है, आप जान लीजिए। अभी तक ये कोई एक फाइनल निर्णय पे ये मामला नहीं पहुंचा है। कुछ हाईकोर्ट्स ने कहा है ठीक है, और कुछ हाईकोर्ट्स कह रहे हैं कि कॉलेज खुला है। तो आप बात समझ रहे हैं? इसको जब आप पढ़ेंगे तो आप केवल इस सेंस में लेके मत चलिएगा जो पहले बताया गया है कि अगर कोई चाहे तो अपने आप को एक्सक्लूड कर सकता है। इसमें दूसरा जो पार्ट है वो ये कह रहा है कि इसमें अगर किसी और स्पेशल अपने ऊपर उसने जिम्मेदारी नहीं ले ली है तो कम से कम उतना तो फॉलो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। और इसमें कुछ भी फाइनली नहीं आप कह सकते कि नहीं ये चीज एकदम हेल्ड है बाय कोर्ट्स। तो ठीक है, अब उसके आगे हम लोग आज चलते हैं। ड्यूटी नॉट टू मेक अनऑथराइज्ड यूज। अगर देखिए, पहली बात आपने किसी को सामान दे दिया तो एक फ्लो समझिएगा कि पहली बात तो वो उसको उचित सतर्कता बरतेगा उसको सुरक्षित रखने के लिए। फिर क्या करेगा? कोई ऐसा यूज उसका नहीं करेगा जिस चीज के लिए आपने उसको कहा नहीं है, जिस
पर्पस के लिए गुड्स को बेल किया गया है, दिया गया है, जो मूवेबल गुड्स है उसको जो आपने दिया है, जिस उद्देश्य के लिए दिया है, उपनिहिती का कर्तव्य होता है, बेली का कर्तव्य होता है कि बस उसी सीमा तक अपने आप को वो कन्फाइन रखे। अगर वो कुछ अलग यूज करता है विच इज नॉट ऑथराइज्ड बाय बेलर, तो क्या होगा? कोई नुकसान होगा, कोई घाटा होगा, कोई चोट चपेट लगेगी, जो भी होगा, लॉस होगा, उसके लिए वो लायबल हो जाएगा बेली। ध्यान दीजिएगा। तो आप एक या दूसरे उस पर चल रहे हैं कि ड्यूटी नॉट टू मेक अनऑथराइज्ड यूज, दूसरा वाला ड्यूटी नॉट टू मेक अनऑथराइज्ड यूज। इसको 153 और 154 में देखेंगे। 154 में ज्यादा क्लियर कर दिया गया है, 153 में क्या कहा गया है उसको देखिए। तो फ्लो समझने की जो मैं बात कर रहा था कि एक तो पहले सतर्कता बरतो, फिर दूसरा क्या करो, अभी पढ़ रहे हैं, अनऑथराइज्ड यूज मत करो। तीसरा क्या होगा कि आपकी कोई चीजें हैं उसके साथ आप उसको मिक्सिंग मत करो, उसका अलग रखो, ये मत सोचो कि आपकी हो गई, उस पर अभी हम चर्चा करेंगे। फाइनली क्या होगा, ये सब आखिर क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि ध्यान रखिएगा, क्योंकि you have to return it after accomplishing the purpose or after expiry of the time for which it was bailed. आपको वापस करना है, ultimately you have to return it, so keep it safe. ये एक फ्लो समझिएगा, उसके हिसाब से आप इसमें लिखने में आसानी रहेगी। ठीक है, तो ड्यूटी नॉट टू मेक अनऑथराइज्ड यूज, ये 154 में दिया गया। 153 में देखिए क्या कह रहा है, टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट by Bailey's Act inconsistent with conditions। जो आपने शर्तें लगाई हैं, अगर उसके विरोध में जाके, जो उसके रिलेवेंट नहीं है, परे जाके आप काम कर रहे हैं, तो क्या होगा? टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट, बेलमेंट वहां खत्म हो सकता है, बेलमेंट को खत्म किया जा सकता है, वायडेबल हो जाएगा। और किसके बिल पे होगा? बेलर, जिसने गुड्स दिया है। क्या कह रहा है 153? अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट इज वाइडेबल। देखिए, कभी आ जाए कि किन कंडीशंस में बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल होता है, तो 153 को आप मेंशन करिए। वाइडेबल है, वाइडेबल कब है? When Bailey's Act is inconsistent। ध्यान दीजिएगा, Bailey's Act is inconsistent with conditions of bailment। जिन शर्तों के साथ बेलमेंट की संविदा की गई है, अगर उसके इनकॉन्सिस्टेंट होता है, उसके विरोधाभासी हो जाता है, तो वहां पे वायडेबल हो जाएगा ये कॉन्ट्रैक्ट। जैसे इसका जो उदाहरण दिया गया है, अब क्या कहा गया? ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट इज वायडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द बेलर। ध्यान दीजिएगा, बेलर ही के ऑप्शन पे होगा, जिसके शर्तों को पूरा नहीं किया जाएगा। इफ द बेली डज एनी एक्ट, Bailey's Act with regard to the goods bailed inconsistent with the conditions of the bailment। यहां तक बात समझ में आई होगी। इसका जो आपको इलस्ट्रेशन दिया गया है वो क्या है? A lets to be for hire a horse for his own riding। देखिए, own riding की बात यहां इलस्ट्रेशन में कह रहा है कि आपने किसी को किराए पे दिया, किसके लिए? खुद चढ़ोगे भैया, हॉर्स दिया, जैसे गाड़ी आप देते हैं, और फिर क्या करता है? बी ड्राइव्स द हॉर्स इन हिज कैरेज। अब उसने उसको घोड़ा गाड़ी के तांगा, उसको बोलते हैं, उसमें लगा दिया, चलो खींचो। अब क्या होगा? दिस इज एट द ऑप्शन ऑफ ए, अ टर्मिनेशन ऑफ द बेलमेंट। आपने उसको पर्सनल यूज के दिया, पर्सनल यूज के लिए हॉर्स दिया, और वो क्या कर रहा है? उसको कमर्शियल यूज में ले रहा है, अपने कैरेज में, मतलब बग्घी जिसको कहेंगे, उसमें जोड़ के चल रहा है। तो उसको यहां पे ए चाहेगा तो अपना बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर सकेगा, बिकॉज इट इज वायडेबल ऑन, ठीक है, ऑप्शन ऑफ जो बेलर है।
अब 154 को देखिए, 154 बहुत क्लियर कट कहता है, अब यहां पे उद्देश्य की बात आ गई ना, उद्देश्य से परे आप काम नहीं करेंगे, कंडीशन से परे आप काम नहीं करेंगे। तो 153 के बाद 154 आपको देखना है 154। 154 क्या कह रहा है? गुड्स मस्ट बी यूज्ड फॉर द बेली स्ट्रिक्टली फॉर द पर्पज ऑफ विच दे हैव बीन बेल्ड टू हिम। 154 पढ़ते हैं, मतलब इसमें कहा गया कि जिस उद्देश्य के लिए आप बेल कर रहे हैं गुड्स का, बेली को, केवल उन्हीं उद्देश्यों तक स्ट्रिक्टली दैट शुड बी यूज्ड फॉर द पर्पसेस। 154 पढ़ लेते हैं। लायबिलिटी ऑफ बेली मेकिंग अनऑथराइज्ड यूज ऑफ गुड्स बेल्ड। इसमें कह क्या रहा है? इफ बेली मेक्स एनी यूज ऑफ द गुड्स बेल्ड which is not according to the conditions of the bailment। conditions of the bailment जो शब्द है, conditions of the bailment, ठीक, conditions of the bailment, जो भी bailment की शर्तें होंगी उसी के अनुरूप वो यूज की जाएगी या उसका प्रयोग होगा। देखते हैं, which is not according to the conditions of the bailment, he is liable to make compensation। Who is liable to make compensation? Bailey is liable। Bailey is liable to make compensation। ठीक है, Bailey is liable to make compensation। क्योंकि बेली ही जो है ना, इसको सामान दिया गया और इसने उन शर्तों को, कंडीशंस ऑफ बेलमेंट को ब्रीच किया, और ब्रीच किया तो कंपनसेशन किस लिए मिलेगा? अगर कोई लॉस हो रहा है तो उसके लिए उसको कंपनसेट करना ही पड़ेगा। जैसे क्या लिखा है? लायबल टू मेक कंपनसेशन टू बेलर फॉर एनी डैमेज अराइजिंग टू द गुड्स फ्रॉम ड्यूरिंग सच यूज ऑफ देम। हमने जिस चीज के लिए आपको कोई सामान दिया है उसके परे जाके आप उसको यूज कर रहे हैं, आप बेली हैं, मैं बेलर हूं, तो मान लीजिए उस यूज के दौरान जो आप शर्तों के परे जाके कर रहे हैं और कोई नुकसान होता है तो आप उसकी भरपाई बेलर को करेंगे, बिकॉज इट इज योर ड्यूटी नॉट टू मेक अनऑथराइज्ड यूज ऑफ द गुड्स बेल्ड। ठीक है, इसके उदाहरण आप देख लें। A lends a horse to be for his own riding only। हमारे अपने चढ़ने के लिए आपकी मैं बाइक लेता हूं और मेरा कोई फुफेरा, ममेरा, चचेरा, ददेरा कोई भाई आता है, अरे दे दो भैया, जाना है वहां तक, तो गाड़ी तो आपके किसी शिष्य की ही है, क्या फर्क पड़ता है, मैंने दे दिया। अगर वो नुकसान होता है, ले जाके वो खुदा देता है, भिड़ा देता है, कुछ कर देता है, तो किसी को भी नुकसान जो होगा, थर्ड पर्सन को, आपकी गाड़ी को, सबके लिए मेरी लायबिलिटी खड़ी हो जाएगी, आप जान लो। पढ़ लेते हैं क्या कहा गया? ए लेंड्स अ हॉर्स टू बी फॉर हिज ओन राइडिंग ओनली, बी अलाउज सी अ मेंबर ऑफ हिज फैमिली टू राइड द हॉर्स। अपने परिवार के किसी जन को दे देता है कि जाओ भैया तुम्हें चढ़ लोगा घोड़े को। सी राइड्स विद केयर, ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान से उसने चढ़ा और उसको यूज किया, बट क्या हुआ? बट द हॉर्स एक्सीडेंटली फॉल्स एंड इज इंजर्ड, B is liable to make compensation to A for the injury done to the horse। आपने मुझे केवल उसको चढ़ने के लिए, राइडिंग के लिए दिया था, मैंने किसी को दे दिया, हॉर्स इंजर्ड हो जाता है तो आई हैव टू पे द डैमेजेस। ओके, आगे देखते हैं दूसरा क्या है? A hires a horse in Calcutta for B expressly to march to बनारस। मैंने लिया बनारस तक जाने के लिए स्पेशली, भाई मुझे बनारस जाना है, वहीं तक जाएंगे और कहीं तो नहीं ले जाएंगे, नहीं बिल्कुल नहीं ले जाएंगे, हम ले जा रहे हैं बनारस। हम चले गए, कहा जाता है ना देसी, क्या तीर घाट मीर घाट वाला हाल, बताए यहां चले गए पूरब, बताए पूरब चले गए पश्चिम, तो क्या हुआ? ए राइड्स विद ड्यू केयर बट मार्चेस टू कटक इंस्टीड। कलकत्ता बनारस बताया और कटक निकल गया, तो क्या होगा? द हॉर्स एक्सीडेंटली फॉल्स एंड इज इंजर्ड, A is liable to make compensation to B for the injury to the horse। हमको जाना था, इधर चले गए, इधर बिना बताए, और स्पेशली इट वाज हायर्ड फॉर अनदर डेस्टिनेशन एंड यूज्ड फॉर एनी अदर, तो क्या होगा? कोई नुकसान हो रहा है, तो मतलब कुल मिला के कहा गया कि अनऑथराइज्ड
up to which extent you are authorized to use the goods bale, you should only use for that purposes. जैसे क्या हुआ, एक कोई आपने हमारी गाड़ी खराब है, हमने गाड़ी दे दी रिपेयर होने के लिए गैरेज में, एंड वो क्या करता है बंदा, उसके यहाँ बहुत सारे आप देखते होंगे गैरेज में ठोक पीट करने वाले 12-12, 15-15 साल के बच्चे हैं, उठाया लेके चलो बढ़िया गाड़ी मिली है उड़ा लें, थोड़ा उड़ा के ले गया ठोक दिया किसी को, तो लायबिलिटी किसकी फिक्स होगी? तो इट वॉज गिवन फॉर रिपेयर ओनली, गुड्स दैट कार दैट बाइक वॉज गिवन ओनली टू बी रिपेयर्ड, बट यू यूज्ड इट इन अनऑथराइज्ड वे, तो क्या होगा? तो जो भी नुकसान होगा वो आप भरोगे, क्योंकि आप बेली हो और आपकी जिम्मेदारी है कि अनऑथराइज्ड यूज नहीं करोगे। ठीक है, ये मुझे लगता है कि यहां तक समझ में बात आ गई, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ओके, अब देखिए 155, 56, 57 जरा पढ़ लेते हैं। ठीक है, और जो टर्मिनेशन की बात है 153, 159, 162 में दी गई, अभी आप लिख लें जहां पे आप कॉन्ट्रैक्ट का खत्म कर सकते हैं। 153 में हमने पढ़ लिया, 159 और 62 में भी अभी देखेंगे क्या लिखा है। तो अभी देखते हैं कि 155 ये किस ड्यूटी में आता है? ड्यूटी नॉट टू मिक्स। मैंने बताया ना कि आप उसकी चीज जो भी मिली है उसको आप सेपरेट अलग से रखिए। ड्यूटी नॉट टू मिक्स मतलब मिश्रण मत बना दीजिए किसी अपनी चीज के साथ, उसको अलग रखिए। मान लीजिए ड्यूटी नॉट टू मिक्स, ये 155 से 157 तीन में लिखा जाएगा। तीनों में अलग अलग कंडीशंस हैं। हम देखते हैं कि क्या क्या करना। अब वैसे मैं बता दे रहा हूं, आप समझ लें। हमने आपको कोई चीज दे दी तो आपकी पहली ड्यूटी है डोंट मिक्स इट विद योर गुड्स। ठीक है, मान लिया कि मेरे कहने से आपने मिला दिया, कोई बात नहीं। जब मेरे कहने से, मेरी कंसेंट बीइंग अ बेलर, आई एम गिविंग यू परमिशन टू मिक्स इट विद योर्स, तो क्या होगा? आप मिला लीजिए, ठीक है, हम दोनों लोग प्रोपोर्शन में बांट लेंगे। मेरा 100 रुपए का माल था, तुम्हारा 500 रुपए का माल था, मेरा 10 कुंटल था, मेरा तुम्हारा 20 कुंटल था, 10 कुंटल का मेरा, 20 कुंटल का तुम्हारा, मिक्स करके दोनों हम लोग उसको जो भी होगा कर लेंगे, प्रोपोर्शन में हम लोग बांट लेंगे। कुल मिल कहने का मतलब ये है। मान लीजिए आपने मिला दिया, हमने कहा क्यों मिला दिया? ठीक है सर, हम अलग कर देते हैं। अलग करो, उसके लिए अगर आपको लेबर लाना पड़ा ना, कोई खर्चा करना पड़ा, तो बियर करोगे आप। ध्यान दो, दो कंडीशन बताए। तीसरी कंडीशन क्या हो जाएगी? थर्ड कंडीशन, मान लो आपने मिक्स कर दिया माल को और वो अलग नहीं हो सकता। जैसे हमने हाथी छाप एक मूंगफली का तेल था आपको दिया, वो किसी बड़े उसमें था, कंटेनर में था, या आप कुछ ऐसी चीज मान लें जो मिक्स होने के बाद अलग ना हो सके। आपके पास भी था, कुछ रखने की प्रॉब्लम हुई, आपका बड़ा वाला बर्तन था, अब इनका कहां रखा जाए, चलो उसी में डाल दिया। अब एक मूंगफली का तेल आपका भी था, हमारा भी था, मिक्स करके आपका हाथी छाप था, मेरा घोड़ा छाप था, हो गया मामला, गड़बड़ हो गया ना। मैं कहूंगा भाई ये तुमने नुकसान किया है, अब इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ठीक है, जिसने बिना कहे मिक्स किया है वो जिम्मेदारी लेगा, और जो भी उसके जिम्मेदारी है उसमें क्या होगी? अलग तो होगा नहीं। अलग होता तो जो भी हर्जे खर्चे होते वो लगा के अलग करा देता। अलग नहीं हो सकता, तब क्या होगा? तब ये होगा कि जो भी मेरा माल था, जितने भी कीमत का था, वो वापस करो मुझे, बाकी तुमने मिलाया तुम अपना बेच लो। जल्दी से मैं इन तीनों को खत्म करना चाहता हूं। 155 में पढ़ें, effect of the mixture with baler's consent to his goods with bailies. If the bailee with the consent of the baler, मैंने जो बताया कि अगर बेलर का कंसेंट है और बेलर के कंसेंट के बाद क्या करता है, mixes the goods of the baler with his own goods, अपनी चीजों में उसकी चीजें मिला लेता है, तो the baler and the bailee shall have an interest in proportion to their respective shares in the mixture of product. जो हमने बताया, जो पूरा मिक्सचर बना उसमें मेरा जितना शेयर मैं ले लूंगा, आपका जितना शेयर आप ले लो। वो पैसे में भी हो सकता है, क्वांटिटी में भी हो सकता है, जैसे आपकी अंडरस्टैंडिंग बने। ठीक है। 156, इफेक्ट ऑफ मिक्सचर विदाउट बेलर्स कंसेंट। बेलर की कंसेंट नहीं है, बट व्हेन द गुड्स कैन बी सेपरेटेड, जब चीजों को सेपरेट किया जा सकता है, दैट कैन
बी सेपरेटेड, उनको अलग कर सकते हैं। प्रॉब्लम क्या होगी? इफ द बेली विदाउट द कंसेंट ऑफ द बेलर, यहां विदाउट कंसेंट आ गया, लिख लीजिएगा भाई, एक में कंसेंट है, एक में विदाउट कंसेंट है अलग करने वाला, एक में विदाउट कंसेंट है ना अलग करने वाला। बेलर विद हिज ओन गुड्स एंड गुड्स कैन बी सेपरेटेड और डिवाइडेड, अलग किया जा सकता है, कोई बात नहीं। द प्रॉपर्टी इन द गुड्स रिमेन्स इन द पार्टीज रेस्पेक्टिवली, but the bailey is bound to bear the expenses of separation or division and any damages arising from the mixture। अगर मिक्सचर कर दिया, अलग किया जा सकता है तो आप अलग कर लो, ठीक है। आप अपनी अपनी संपत्ति अलग रखो, लेकिन उसको जो डिवाइड करने में, अलग करने में खर्चा आया, बेली दे। अगर कुछ उसकी वजह से नुकसान हुआ, बेली दे, ठीक है, क्योंकि कंसेंट आपने नहीं करी ना। 157 जल्दी से देख के खत्म करते हैं। 157 क्या कह रहा है, पहले इसको देख लें। अब जैसे अलग करने वाला चीज, भाई कुछ हमने टिन के, वही तेल का उदाहरण ले लेते हैं, आटे का उदाहरण ले लेते हैं, कुछ भी उदाहरण ले लेते हैं। हमारा एक अलग ब्रांड का है, आपका अलग ब्रांड का है, सारी स्टैकिंग कर दी गई है, ठीक है। आपने हम मिक्स कर दिया, भाई हमारा वाला वो जो था आशीर्वाद वाला आटा वो अलग करो, ये दूसरा वाला आप अपना अलग रखो, ठीक है सर, करा देंगे, अलग हो गया। अब जो उसको अलग करने में लेबर लगी वो बेली देगा, दैट्स इट, यही इसका इलस्ट्रेशन है, ठीक है। 157 देख लेते हैं। इफेक्ट ऑफ मिक्सचर, इफेक्ट ऑफ मिक्सचर, हमको कुछ लिखने की जरूरत है, सच यहां नहीं पढ़े इसलिए मैं बता दे रहा हूं ऐसे। इफेक्ट ऑफ मिक्सचर विदाउट बेलर्स कंसेंट, ऐसी मिक्सिंग कर दी जाए, ऐसी मिक्सिंग कर दी जाए विदाउट कंसेंट ऑफ बेलर, जो when the goods cannot be separated, अलग नहीं किया जा सकता, तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, जितना तुमने मिला लिया सब वो जितना पैसा कहे दे दो चुपचाप, गलती की हो। If the bailey without the consent of the bailor mixes the goods of the bailor with his own goods, बिना परमिशन के उसके सामान को अपने सामान में आपने मिक्स कर लिया, in such a manner that it is impossible to separate the goods bailed from the goods अदर जो भी अदर गुड्स है उसमें आपने ऐसे मिक्स कर दिया which cannot be separated and deliver them back, उनको ऐसा हो गया कि आप वापस अब नहीं कर सकते, मिक्सिंग वही हो गई है। The bailor is entitled to be compensated by the bailey for the loss of goods। अब वो उसमें चला गया, वो अलग नहीं हो सकता, आप उसको चाह के भी अलग नहीं कर सकते हो। जैसे जिसमें उदाहरण दिया है कि a bales a barrel of cape flour worth ₹45 to B, कुछ आटा देता है B को, और B क्या करता है, विदाउट कंसेंट मिक्सेस फ्लोर विद हिज ओन फ्लोर, उसके पास भी है, उसके पास भी है, दोनों ने अपना मिला दिया। अब क्या होगा, उसकी जो कीमत थी उसकी केवल 25 रुपए की कीमत थी, वर्थ ओनली ₹25 a barrel। B must compensate A for loss of his floor। अब आपका डिटेरिएटेड क्वालिटी का था, आपने हमारा वाला मिला दिया अपने वाले में, अब क्या होगा, अब मैं आप दोनों को मिक्स करके वापस नहीं ले सकता हूं, मेरा भी माल खत्म हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। 45 रुपए वाली चीज कम में बेचनी पड़ेगी, ठीक है, कम में बेचनी पड़े, ज्यादा में बेचनी पड़े। आपने अगर मिला दिया तो आप मेरे को उतना पैसा दे दो, आप ले लो, बेच लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये है आपका ड्यूटी नॉट टू मिक्स, 155, 156, 157। कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए मुझे लगता है, बोलो भाई।